हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस जोईवाला के यूट्यूब चैनल पर। पीछे जैसा कि हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अभी तक हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया था कि हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, दयानंद सरस्वती को पढ़ा। इसी प्रकार से जिस प्रकार हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन चले, ऐसे ही कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी चले। अब अगर हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलनों की बात करेंगे तो हम ये पाते हैं जनरली कि हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलनों के अपेक्षाकृत मुस्लिम सुधार आंदोलन काफी धीरे धीरे और काफी बाद में हुए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध हमको देखने को मिलते हैं कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसका कारण ये बताया जाता है कि ये जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है, कहीं ना कहीं इस दृष्टि से ये धीरे धीरे हुए या बाद में हुए क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम में एक जनरल विचारधारा उस दौर में ये रही कि वो अपनी परंपरागत शिक्षा से जुड़ा रहना चाहते थे और आधुनिक शिक्षा को अपनाने के विरोध में थे। इस कारण मुसलमानों का धार्मिक सुधार आंदोलन हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन के अपेक्षाकृत थोड़ा सा स्लो रहा। लेकिन इस कड़ी में हमारे पास सबसे पहला मुस्लिम सुधार आंदोलन जहां से उन मुस्लिम सुधार आंदोलनों में बिल्कुल जीरो से बात करना चाहेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, तो ऐसे आंदोलन जैसे अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन या देवबंद आंदोलन, इन आंदोलनों से हमारे पास इनमें सबसे पहला आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है और मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों में या मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों में सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन चलाने वाले जो व्यक्ति उनका नाम था सर सैयद अहमद। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आगे इनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनकी क्या भूमिका है धार्मिक सुधार आंदोलनों में और विशेषकर मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, जानकारी मिलती है कि इन्होंने 19वीं सदी के आसपास एक आंदोलन चलाया, अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के विचार एक प्रकार के विचार थे। जैसे सबसे पहला इस आंदोलन का विचार और सबसे महत्वपूर्ण विचार वो था कि हमें आधुनिक तरीके से आगे बढ़ना। आधुनिकरण मैं इस आंदोलन को नाम दे सकता हूँ और आधुनिकरण भी किसका, तो इस्लाम। इस आंदोलन ने सबसे पहले इस चीज पर प्रयास किया कि हमें इस्लाम के आधुनिकीकरण पर बल देना चाहिए। इस्लाम रूढ़िवादिता को काफी अच्छे तरीके से मानते हुए आ रहा था और इसी रूढ़िवादिता पर कटाक्ष हमें करना चाहिए ताकि इस्लाम में भी पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात हो सके, इस्लाम के अंतर्गत भी कुछ कुप्रथाओं को समाप्त करने पर बात हो सके। इसके लिए इन्होंने प्रयास किए। तो आप आंदोलन की रूपरेखा थोड़ा सा अपने दिमाग में सजा लीजिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म में पुराने विचार जो है, पाश्चात्य शिक्षा को ही लेना है, आधुनिक शिक्षा को नहीं लेना है, इन विचारों को त्याग करके कुछ नए आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने वाले विचार, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ने वाले विचारों पर काम किया। इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति सैयद अहमद खान ने कहा कि करना चाहते हैं। दूसरा, रूढ़िवादी विचारधारा जो है, इस रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत जो रूढ़िवादी विचार थे, इन विचारों पर अंत किया जाना चाहिए। रूढ़िवादी विचार मतलब आप लोग देखते होंगे घर में दादा दादी ना नई चीजों को मानने से इनकार कर देते, बहुत बार मतलब मॉडर्न चीजें नहीं मान पाते, उनको नहीं समझ आती है आधुनिक चीजें। कई बार आपने देखा होगा पिताजी को नहीं समझ आता, अब बच्चा अगर ऐसा हेयर कट करके चला गया या फिर बाल अगर ऐसे करके चला गया, थोड़ा आगे रेडिश करके चला गया, ब्राउन बाल करके चला गया, तो घर वाले बोले क्या बेवकूफों वाली हरकत। लेकिन बच्चा समझ पा रहा है कि ये आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिक जमाना है, परंतु माँ बाप को वो चीज वैसे समझ नहीं आ पाती है और जनरली जो है ये विचार
हमारे पास ऐसे हैं कि हम परंपरागत कुछ चीजों को मानते हुए आ रहे हैं, वो रूढ़िवादी विचार है। तो इस्लाम के इन्हीं रूढ़िवादी विचारों पर हमला करने वाला आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने वाले सैयद अहमद खान, जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं इसलिए कि आपको इस आंदोलन के प्रवर्तक क्या रहे हैं खूब पूछा जाता है। इन्होंने इसी सिलसिले में 1864 के अंदर कलकत्ता में एक सोसाइटी बनाई। ये जो सोसाइटी इनके द्वारा बनाई गई, सोसाइटी का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, और सोसाइटी बनाई गई 1864। जब इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है किया जाएगा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना तो और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ से हमारे पेपर में पहले इसको मार्क कर देते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए चले तो इस साइंटिफिक सोसाइटी ने काम क्या किया, इसने ऐसी कुछ प्रतिष्ठित किताबों को, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित किताबों को, प्रतिष्ठित पुस्तकों को इसने उर्दू में और हिंदी में अनुवाद, कुछ किताबों को उर्दू और हिंदी में अनुवाद। इस बात को समझना कि सर सैयद अहमद खान आंदोलन की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है 1864 में। और इस साइंटिफिक सोसाइटी को बनाते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद कर दिया। क्यों? क्योंकि भाषा के तरीके से सहज होना पहली जरूरत हर व्यक्ति की हो सकती है। ये चाहते थे, ये इस बात को जानते थे कि मुसलमान जो है वो हिंदी और उर्दू में कंफर्टेबल है। यानी अगर ये पाश्चात्य दर्शन की, पाश्चात्य जगत की, पाश्चात्य शिक्षा की कुछ किताबों को अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे तो जरूर उन विचारों से प्रभावित होंगे और हमारे पास एक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने के लिए एक बेस बनेगा। तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अगर कभी भी पूछे तो इसका कार्य क्या रहा, तो इसने अनेक प्रतिष्ठित पुस्तकों को हिंदी और उर्दू में अनुवादित करवाया। यहाँ पर अगर इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाएं तो 1864 में इसकी स्थापना की गई। थोड़ा सा सर सैयद अहमद खान के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने 1875 के अंतर्गत 1875 में एक कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया। स्कूल का नाम था मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल स्कूल। तो जब ये स्कूल इन्होंने बनाया, ये स्कूल ही हम लोग देखते हैं कि आगे चल करके एक बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आता है 1920 में। मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इनके द्वारा, और यही स्कूल आगे चल करके हम देख पाएंगे 1920 के दौर में, लगभग 1920 के दौर में इसी स्कूल को नाम दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये कब स्थापित हुआ, नाम हो जाएगा 1920, सन हो जाएगा 1920। जैसे एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ऐसे ही सर सैयद अहमद खान के द्वारा मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई, जो 1920 आते आते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मदन मोहन मालवीय की भूमिका रही थी, इसमें भी कुछ लोग थे जो चिराग अली, नजीम अहमद, ऐसे कुछ लोगों का नाम इस आंदोलन के दौरान हमें जानने को मिलता। इसी आंदोलन के अंतर्गत अगर हम कुछ और बातों पर चर्चा करें तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक अखबार निकाला गया था। अखबार का नाम तहजीब उल अखलाक। इन्होंने एक अखबार निकाला तहजीब उल अखलाक। ये जो तहजीब उल अखलाक
इस पत्रिका ने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी अगर पूछेगा कि इस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको कहना है इस पत्रिका को भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही निकाला गया था। और इस पत्रिका ने अनेक सारे तरीकों से प्रचार करने का कोशिश किया अलीगढ़ आंदोलन। इस अलीगढ़ आंदोलन के दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है कि सर सैयद अहमद खान कुरान की व्याख्या करते हैं बड़े उदारवादी तरीके से करने का प्रयास किया, और इसी को हम कहते हैं इन्होंने कुरान पर टीका लिखा। मतलब क्या है, तो देखो किसी पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं कि उसमें से कुछ उदारवादी बातों पर इन्होंने बल दिया कि देखो कुरान में ये लिखा हुआ है, ये धर्म है, ये सच्चाई है, ये हमें अपनाना चाहिए। तो जैसे कुरान के अंतर्गत क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत लिखी हुई है, तो इन्होंने कहा कि भैया प्रत्येक धर्म एक ही संदेश देता है। वो संदेश ये देता है कि आपस में मिलजुल करके रहो, भाईचारा बना करके रहो। ये सारी बातें इन्होंने कही। उदारवादी विचार आप समझ सकते हैं कि मतलब नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज पर आधारित कुछ विचार इन्होंने रखे, और उन्हीं विचारों पर आधारित एक टीका लिखा। टीका का मतलब सार टाइप की एक पुस्तक लिखी कुरान पर आधारित। इसके अतिरिक्त एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि सर सैयद अहमद खान, अभी तक मैंने जो बताया उम्मीद है आप समझ आ रही होगी। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें प्रतिष्ठित पुस्तकों को उर्दू और हिंदी में अनुवादित किया। माउंटेन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तहजीब अखलाक पत्रिका निकाली और कुरान पर टीका लिखा। इसकी उदारवादी व्याख्या वगैरह की। इसके अलावा आपको ध्यान रख लेना है कि सर सैयद अहमद खान और इनके साथ मिलकर के एक व्यक्ति जिनको हम लोग कहते हैं राजा सिंह प्रसाद, बनारस के राजा सिंह प्रसाद, इनको हम लोग अक्सर पढ़ते भी रहते हैं। इनकी एक उपाधि थी सितार के हिंद की। ये हिंदी में भी इनके बारे में वर्णन मिलता है कि हिंदी के अंतर्गत आपने देखा होगा कई जगह हम नुक्ता लगाते हैं। हिंदी के इन 5 वर्णों पर नुक्ता लगाया जाता है। अगर ध्वनि अरबी और फारसी की हो तो ये नुक्ता लगाने की परंपरा जो है, आगे एक छोटा सा बिंदु लगाने की परंपरा, उसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति भी राजा सिंह प्रसाद थे। इन्होंने सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर के, यहाँ जो आपको ध्यान रखनी है महत्वपूर्ण बात वो ये याद रख लेनी है, इन दोनों लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस जो पार्टी थी उसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन न्यूमैन के द्वारा, और इस कांग्रेस का इन दोनों लोगों ने विरोध किया, सर सैयद अहमद खान ने और राजा शिव प्रसाद ने। इन दोनों के द्वारा कांग्रेस का विरोध किया गया, और कांग्रेस का विरोध करते हुए इन्होंने विरोध में एक सभा बनाई। इसी कांग्रेस के विरोध में इन्होंने एक सभा बनाई। इस सभा को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। इस सभा को नाम दिया गया यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी। अगर पूछ लिया जाएगा किसके विरोध में बनाई गई थी, कांग्रेस के विरोध में। और इस संस्था को बनाने वाले दो व्यक्ति, प्रसाद और सर सैयद अहमद। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने इस सभा को थोड़ा सा कांग्रेस से विपरीत तरीके से काम किया। जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही थी उसी तरीके से इन्होंने काम को न करके थोड़ा दूसरा तरीका कोशिश। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इस आंदोलन को हम लोग कहते हैं अलीगढ़ आंदोलन। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस आंदोलन के बारे में आपको इतनी ही बातें ध्यान जो आपके पेपर में पूछ ली जाती है। इसके अतिरिक्त आपके पेपर में यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं आता है जो पूछ लिया जाए। बहरहाल मैं कह सकता हूँ कि अलीगढ़ आंदोलन का जो सार है वो ये है कि भाई अलीगढ़ आंदोलन का मतलब है इस्लाम का आधुनिकीकरण करना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा को अपनाने पर बल देना। इस
अलीगढ़ आंदोलन ने कहा कि हमें पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, पुरातन शिक्षा के बजाय। कहने का मतलब ये है कि हमें केवल धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि पश्चिम की शिक्षा नीति जो है, जिसमें विज्ञान है, जिसमें गणित है, उस आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर भरोसा करना चाहिए और उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर आधुनिकीकरण वाली बात थी, और उस बात को इस आंदोलन ने बड़े अच्छे तरीके से एक मंच दिया और रखा। यही इस आंदोलन के अंतर्गत आपको ध्यान रख लेना है। और इसके बाद अगर इस्लाम सुधार आंदोलनों में हम आगे बढ़े, तो एक आंदोलन है जिसको इस आंदोलन में आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं रखना है। ये दूसरा मुस्लिम सुधार आंदोलन है। इस आंदोलन के कुछ की पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो इसके संबंध में पहली बात ये है कि अहमदिया आंदोलन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हो जाएंगे मिर्जा गुलाम। और क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखना है, यह आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से। देखो एक बात समझ लेना, इस आंदोलन में आपको पूछेगा कि कहां से शुरू हुआ था ये आंदोलन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में भी कहां से शुरू हुआ था? पंजाब का एक जिला है गुरदासपुर जिला, और इस गुरदासपुर जिले में एक स्थान पड़ता है कादियान। इस कादियान से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसलिए पूछेगा कि इस अहमदिया आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस आंदोलन को कहा जाता है कादियानी आंदोलन। कारण क्या है? तो कारण यह है कि ये कादियान से शुरू हुआ। क्या कहा अहमदिया आंदोलन ने, क्या कहा इससे पहले वाले आंदोलन? इससे पहले वाले आंदोलन में ना आपको अलीगढ़ आंदोलन में ध्यान रखना है कि अलीगढ़ आंदोलन में विरोध किया गया जिन चीजों पर, उनमें एक ये भी शामिल है कि कहा गया कि जो पीरी मुरीदी प्रथा है, इस पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया जाता है, मतलब इस पीरी मुरीदी प्रथा का अंत करना होगा। और चौथा, दास प्रथा का अंत जो है वो इस आंदोलन का एक बड़ा उद्देश्य रहता है। अब ये पीरी मुरीदी प्रथा या दास प्रथा क्या होती है? तो पीरी मुरीदी प्रथा का मतलब कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे पीरों से मतलब कुछ बताते थे कि हमने रहस्यमयी बात करके जो है, और कुछ अपने को सूफी संत प्रकार का बनाने की कुछ ऐसा आडंबर प्रकार की प्रथा हुआ करती थी। ऐसे ही दास प्रथा, कुछ पता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित प्रथा थी दास प्रथा। आपने देखा होगा कि हमने मुगल काल में भी पढ़ा है कि अनेक मुस्लिम शासकों के दास वगैरह होते थे। और बहुत ही सारे लोगों ने तो सल्तनत काल में एक विभाग, मैंने आपको बताया था, दीवान ए बंदगान, एक अलग से विभाग बनाया गया था दासों। कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्हें दासों का भी शौक था। तो उसी सब सिलसिले में ये सारी बातें हमारे आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। पंजाब से शुरू हुआ। जिस जिले से शुरू हुआ वो गुरदासपुर जिला, और उस गुरदासपुर जिले से इन्होंने जो है इस आंदोलन को कादियानी नामक स्थान से शुरू किया, इसलिए कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। खास बात ये है कि आपको एक बात समझनी है कि इस आंदोलन में जिहाद का विरोध किया। जिहाद का विरोध इस आंदोलन में खुलकर किया। और ये आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद जो थे वो हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन से प्रभावित थे। हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने यहाँ बल दिया कि जिहाद का विरोध करें। जिहाद के विरोध पर इस आंदोलन में बल दिया। जिहाद का मतलब संघर्ष करना, किसी एक नियम को मानने के लिए, किसी एक चीज को पाने के लिए जद्दोजहद करना, उसको हम कह सकते हैं जिहाद वगैरह। तो जिहाद का जो नारा है उस जिहाद का विरोध करने वाला आंदोलन था, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे अहमदिया। अब प्रत्येक आंदोलन में आंदोलनों के प्रवर्तक के नाम जरूर ध्यान करते हुए चलेंगे। तो इसी के सिलसिले में यहाँ पे एक चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है,
और इस पुस्तक से ही इस आंदोलन के सारे सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। जैसे आगे एक पुस्तक किसने लिखी है, जो पुस्तक मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखी है। इन्हीं के बारे में आपको एक और बात ध्यान रखनी है मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में। इन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। इन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार बताया। इन्होंने स्वयं को बोला कि मैं एक और पैगंबर हूँ, एक और पैगंबर। और ये तो दो टाइटल इन्होंने खुद धारण कर ली, दो उपाधियां स्वयं धारण कर ली। तो क्या मतलब है इन उपाधियों का, थोड़ा समझेंगे। देखो ये सबसे अलग बात है। इन्होंने कहा कि मैं एक और पैगंबर हूँ। इस्लाम मानता है कि इस धरती पर कुल 1,24,000 पैगंबरों का जन्म हुआ, जिनमें से अंतिम पैगंबर जिनको पैगंबर साहब कह देते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अंतर्गत उनको कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इस धरती पर 1,24,000 पैगंबरों का जन्म हुआ और वो अंतिम थे। और इन्होंने कहा नहीं, वो अंतिम नहीं थे, मैं एक और पैगंबर। उसके बाद पैगंबर का मतलब अवतार, तो इन्होंने अपने को एक और अवतार बताया और कहा कि मैं कृष्ण का भी अवतार हूँ। ये कहने वाले व्यक्ति थे मिर्जा गुलाम अहमद। हालांकि ये एक व्यंग्य की तरह उन्होंने, तो इस बात को हम यहाँ तक समझ लेते हैं, ध्यान रख लेना है। कोई बहुत ज्यादा बातें ये जरूरी नहीं है। इसके बाद एक आंदोलन चलाया गया था, आंदोलन का नाम है वहाबी। ये आंदोलन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस आंदोलन के बारे में बड़ी गंभीर है। जैसे कि इस आंदोलन के जो उद्देश्य थे वो उतना सही उद्देश्य से ये आंदोलन नहीं चलाया गया था। इस आंदोलन के उद्देश्यों के साथ इस आंदोलन ने एक उद्देश्य रखा कि अभी ये जो देश है, ये देश है दारुल हर्ब, और हमें इसे दारुल हर्ब से जो है वो दारुल इस्लाम बना। इस आंदोलन ने ये जो सांप्रदायिक बात की, इस सांप्रदायिक बात के कारण ये आंदोलन कभी भी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाया। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को कभी पहचान मिल ही नहीं पाई। कारण क्या है? आप कह रहे हैं कि ये जो देश है, वहाबी आंदोलन में कहा जा रहा है कि ये जो देश है, ये देश दारुल हर्ब है और इस देश को हमें कैसे बनाना है? इस देश को हमें बनाना है दारुल इस्लाम। अब आप कहेंगे इनका मतलब क्या होता है? तो दारुल हर्ब का मतलब होता है कि ये अभी जो है काफिरों का देश है। काफिर का मतलब जो मूर्ति पूजा करे, काफिर का मतलब जो नमाज अदा न करे, काफिर का मतलब जो इस्लाम को मानने से, अंतिम पैगंबर को मानने से इनकार कर दे, वो सब काफिर। तो इन्होंने कहा कि ये दारुल हर्ब है, यानी काफिरों का देश है, और हमें इसमें इसको बदलना है, दारुल इस्लाम में बदलना है, यानी मुसलमानों के देश के रूप में इस देश को बदलना है। ये वहाबी आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन प्रवर्तक वगैरह, प्रवर्तक यानी जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, का नाम है सैयद अहमद। मतलब मुझे किसने इस आंदोलन को चलाया? तो सैयद अहमद नाम का एक व्यक्ति था, जिसने सैयद अहमद रायबरेली, इनके द्वारा जो है आंदोलन चलाया गया था, जिसको वहाबी आंदोलन कहा। एक चीज और आंदोलन का केंद्र कहाँ रहा? आंदोलन का केंद्र रहा पटना। पटना यानी आज के बिहार की राजधानी, वो पटना के अंतर्गत, वहीं से इस आंदोलन की सारी गतिविधियां वगैरह शुरू हुई। ये आंदोलन बहुत पहुंच नहीं बता पाया, क्योंकि मैंने बताया कि क्या कमियां आंदोलन के अंतर्गत थी। इस आंदोलन ने खूब अपनी छवि बिगाड़ी, और कहीं ना कहीं जहाँ एक बार बात हो रही थी इस्लाम में सुधार की, तो वहीं ये आंदोलन जो है विपरीत देखा गया। इस आंदोलन में सबसे बुरी बात जो हुई वो ये हुई कि इस आंदोलन के आंदोलनकारियों ने पंजाब राज्य के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया, और वहां पे इस राज्य को खाली करवाने पर जब इस राज्य ने ये सारी चीजें की, पंजाब राज्य के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, पंजाबियों को वहां से हटाने की बात की, तो फिर उसके बाद
क्योंकि पंजाब राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। तो ये आंदोलन धीरे धीरे पंजाबियों के विरोध से अंग्रेजों के विरोध में शिफ्ट हो गया। ऐसी भी कुछ हमें जानकारियां मिलती हैं, परंतु सांप्रदायिक भावनाओं के कारण बहुत ज्यादा नहीं चल पाया और एकदम मध्यस्थता का आंदोलन रहा वहाबी आंदोलन। तो इस आंदोलन के बारे में बहुत चिंतन करने की जरूरत नहीं है, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से पूछे। इसके अलावा हमारे पास एक अंतिम मुस्लिम सुधार आंदोलन, जिस आंदोलन से काफी सारे प्रश्न आते हैं, वो आंदोलन है देवबंदी आंदोलन। देवबंदी आंदोलन, देवबंद आंदोलन जो है, यह आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो होती है एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से, सहारनपुर से इसकी शुरुआत होती है। यानी मैं अगर सीधे सीधे यहाँ पे लिखूं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसकी शुरुआत होती है। इस आंदोलन के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको देवबंद आंदोलन के संबंध में ध्यान। मुस्लिम सुधार आंदोलनों में देवबंद आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा जिस आंदोलन के मैं कह सकता हूँ प्रवर्तक या फिर जिस आंदोलन का संचालन करने वाले व्यक्ति जो थे, उनका नाम था रशीद अहमद गंगोई। रशीद अहमद गंगोई। ये आंदोलन भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर नहीं पाया, हालांकि रशीद अहमद गंगोई के बाद लगभग 1866 में, यानी 1866 में, 1866 में एक मदरसे की स्थापना की गई और ये मदरसा उन्होंने स्थापित किया देवबंद के अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1866 में देवबंद का इस्लामी मदरसा जो है वो रशीद अहमद गंगोई के द्वारा शुरू किया गया था और इस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1866 में शुरू। इस आंदोलन का बल इन चीजों पर था। बल था कि मुसलमानों को कुरान तथा हदीस की शिक्षा देनी। मुसलमान जो है उन्हें कुरान और हदीस की जानकारियां देना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। कुरान और हदीस के संबंध में मुसलमानों को परिचित करना एक उद्देश्य इस आंदोलन का मैं कह सकता हूँ। इतना कुछ विशेष इस आंदोलन में नहीं रहा, पर ने सीधे सीधे अपोजिट में काम किया। जो पहला आंदोलन चलाया गया था, यह आंदोलन ठीक उसके विपरीत में था। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था, उस आंदोलन के विरोध में चला देवबंद आंदोलन। और देवबंद आंदोलन के जो प्रवर्तक थे रशीद अहमद गंगोई, इन्होंने जो है फतवा भी जारी किया था। और ये फतवा इन्होंने जारी किया था जो यूनाइटेड, मैंने बताया था आपको कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने, तो इन्होंने उस पर फतवा जारी कर दिया था। उस इस्लाम के विरुद्ध में बताया, जहां हमने देखा कि वो आंदोलन ये कहना चाह रहा है कि भाई नई चीजों को अपनाओ, नई शिक्षा की प्रणाली को अपनाओ, नए तरीके से सोचो, नई तरीके से शिक्षा में भाग लो। वहीं इस आंदोलन ने कहा कि नहीं, मदरसा की जो शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, उस शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए और ये शिक्षा बनी हुई रहनी चाहिए। इस प्रकार हमारे पास ये मुस्लिम सुधार आंदोलन होते हैं समाप्त, और इसके बाद आते हैं दलित सुधार आंदोलन, जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे इस धारावाहिक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से दलित सुधार आंदोलन चले, वो ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाए गए हो या भीमराव अम्बेडकर का योगदान हो, उन सभी चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।